अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अलीज़ी व्लॉग्स। दोस्तों, कल का पूरा दिन बल्कि पिछले 3 दिन से कराची सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ है। सोशल मीडिया के ऊपर तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से बात हो रही है, डिबेट्स हो रही हैं, उसकी फुटेजेस डिस्कस हो रही हैं, टिकटॉक बन रही हैं, पल पल की अपडेट सोशल मीडिया के ऊपर सिर्फ़ और सिर्फ तहरीक इंसाफ के जलसे के हवाले से आ रही हैं। बाकी किसी मैटर के ऊपर बात ही नहीं हो रही। ऐसा लग रहा है जैसे पाकिस्तान का सबसे अहम मसला, पाकिस्तान की सबसे ज़रूरी चीज़ जो है लोगों के लिए, वो तहरीक इंसाफ का मज़ार-ए-कायद पे होने वाला जलसा है। अब इस जलसे में कितने लोग थे, कितना बड़ा था, कितना ह्यूज था, ये सवाल इस वीलॉग के अंदर डिस्कस होगा। लेकिन उससे भी अहम सवाल, क्या इस जलसे का इमरान खान की रिहाई के हवाले से कोई असर हो सकता है या नहीं? क्या ये सिर्फ़ एक जलसा बड़ी फुटेजेस लेने के बाद ख़त्म हो जाएगा या फिर इसका असर पड़ेगा इस निज़ाम के ऊपर? दूसरी तरफ सुहेल आफरीदी को नाअहल करने की तैयारियां की जा रही हैं। क्या खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नर राज लग सकता है? सुहेल आफरीदी को साजिशों के ज़रिए नाअहल करके अपनी मर्ज़ी का कोई दूसरा बंदा लाया जा सकता है? मरीम नवाज़ के झूठ इस दौर में जहाँ पे बूमर्स इस मुल्क को चलाने में नाकाम और जेन ज़ी उनके ख़िलाफ़ खड़ी है, ऐसे टेक्नोलॉजी के दौर में मरीम नवाज़ AI की वीडियोस शेयर करके लोगों को कैसे बेवकूफ़ बना रही हैं, इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। इन तमाम चीज़ों के ऊपर आज हम बात करेंगे। मैंने कल की लाइव में बताया था कि पाकिस्तानी वक्त 2 बजे का टाइम दिया गया था जलसे का, और मैं US में होता हूँ तो टाइम डिफरेंस भी है। तो मैंने इंतज़ार किया कि चलें 2 नहीं तो 3 बजे जलसा शुरू हो जाएगा, 4 बजे हो जाएगा, मैं जाग लेता हूँ, थोड़ा इंतज़ार करता हूँ। लेकिन ऑनेस्टली मैं 7 घंटे तक मुसलसल जागता रहा कि मैं तहरीक इंसाफ का जलसा सुनकर उसके ऊपर वीलॉग करके अपनी राय का इज़हार दे करके वीलॉग अपलोड करूँगा, फिर सो जाऊँगा। लेकिन 7 घंटे तक मुझे मुसलसल जागना पड़ा। पूरे पाकिस्तान के अवाम की नज़रें अपने सोशल मीडिया, अपनी स्क्रीन्स के ऊपर थीं कि हम जलसा सुनेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ से तहरीक इंसाफ क्या नया लाहे अमल देती है। उसकी वजह ये थी कि कराची की सड़कों पर जहाँ तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता है, वहाँ पे कराची की आवाम खड़ी होकर के जलसा बना देती है, लोग घरों से निकल आते हैं। इतनी बड़ी तादाद में सड़कों पर आवाम थी, वो फुटेजेस, गाड़ियों के बड़े बड़े कारवान, 7 घंटे में 7 किलोमीटर भी गाड़ी न चल सकी। इतनी बड़ी तादाद में आवाम ने सुहेल आफरीदी को उनकी गाड़ी को आगे पीछे सराउंडिंग से उन्हें रोका हुआ था। इतने बड़े लोग, इतनी ज़्यादा पब्लिक थी सड़कों के ऊपर कि मूवमेंट नहीं हो पा रही थी तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप थी उसकी। बहरहाल बड़ी मुश्किल से वहाँ पंडाल में आवाम इंतज़ार करती रही। फिर जा कर के रात को तकरीबन 11 बजे सुहेल आफरीदी साहब वहाँ पहुँचे और फिर वहाँ पर उनकी तकरीर भी हुई। उसमें उन्होंने क्या कहा, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन सिंध हुकूमत का जो रद्द-ए-अमल रहा, पहले दिन उन्होंने वेलकम किया, अजरक पहनाई, लेकिन जैसे ही सुहेल आफरीदी एयरपोर्ट से बाहर आए तो मनाजिर ने दुनिया को हैरान कर दिया कि घरों, छतों, खिड़कियों से लेकर के सड़कों, चौराहों तक हर जगह पर लोग बाहर निकल करके आ गए, तहरीक इंसाफ की स्ट्रीट मूवमेंट का हिस्सा बनने लगे। फिर उसके बाद जब वो हैदराबाद गए, वहाँ पर पुलिस का क्रैकडाउन, रास्ते बंद कर दिए, कराची को कनेक्ट करने वाले तमाम रास्ते, ताकि सुहेल आफरीदी किसी तरह कराची एंटर ना हो पाए और अगली सुबह जो 2 बजे जलसे का ऐलान है उस जलसे में ना पहुंच सके। वहाँ से वो कच्चे रास्तों से होते हुए, पैदल चलते हुए, कैमरों, सहाफ़ियों के सामने वो बड़ी मुश्किल से कराची के अंदर एंटर हुए। फिर वो जहाँ उन्होंने क़याम किया हुआ था उस जगह पे पहुँचे और अगले दिन फिर ये तरतीब हुई जो आपने सोशल मीडिया पे देखी कि इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकल करके बाग़े जिना में आई और फिर वहाँ पे तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने तकारीर की। इस सब के बाद एक और अहम चीज़ थी जो आलमगीर खान के घर पे सुहेल आफरीदी से सवाल व जवाब का सेशन हुआ, सब सहाफ़ियों के सवाल थे। इसमें एक अहम चीज़ ये थी कि DJSPR की जो रीसेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की तमाम बातों के जवाब सुहेल आफरीदी ने इस प्रेसर के अंदर सहाफ़ियों के सामने रखे। उन्होंने ये तक अल्फाज इस्तेमाल किए कि बड़ा ही नीच बयान था, एक इस तरह की सोच कि जो दहशतगर्दों को इस बात की दावत दे रहे हैं कि ये तहरीक इंसाफ के ऊपर आकर के हमला करें। हम तो ये चाहते थे कि ये हमें तो ये लगता था कि दहशतगर्दों से हमें बचाया जाएगा। फिर बाढ़ के हवाले से उन्होंने जो बात की कि अवाम का इतना पैसा पहाड़ों में झोंका गया सिर्फ ये कह करके कि अब इस बाढ़ के बाद कोई यहाँ से परिंदा भी पाकिस्तान के अंदर दाखिल नहीं हो सका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दहशतगर्द आ रहे हैं। इतने सारे मुल्कों की सरहदें पाकिस्तान के साथ लगती हैं, फिर वहाँ पे क्यों नहीं दहशतगर्दी होती, पाकिस्तान के अंदर क्यों दहशतगर्दी होती है? इन तमाम सवालों के जवाब तफसील से सुहेल आफरीदी साहब ने दिए और यहाँ पे वाज़े नज़र आ रहा था कि सुहेल आफरीदी बहुत खुलकर बात कर रहे थे DJSPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से, बहुत ब्लंटली जवाब दे रहे थे हर बात का। बहरहाल ये जो जलसा था, इसमें सुहेल आफरीदी का एक छोटा सा क्लिप आप मुलाज़ा फरमाएं, फिर इसके ऊपर हम बात करते हैं। हमारा दूसरा जो इनसे सवाल है कि आप लोगों ने फेंसिंग लगाई, कौम का इतना पैसा बाढ़ पर लगाया। आप लोग उस वक्त ये क्लेम कर रहे थे कि जब हम बाढ़ लगाएंगे तो कोई परिंदा भी पाकिस्तान में पर नहीं मार सकेगा। तो ये दोबारा फिर किस तरह है? ये हमारे सवाल हैं। अगर हम इनकी
इनकी पनाही करते या इनकी सपोर्ट करते तो हम ये क्वेश्चन क्यों करते कि ये दोबारा आ रहे हैं, इनको रोको। हमने शहादत दी है, चाहे एज अ पार्टी हो चाहे एज अ कौम। ये बिल्कुल गलत बात है कि वो हम पर अटैक नहीं करते, और ये इंतहाई नीच सोच की अक्कासी करती है कि आप किसी मुल्क की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को किसी के मुंह में दे रहे हैं कि आप इन पर खुदकश करें, इनको निशाना बनाएं, इन पर अटैक करें। ये क्या पैगाम दे रहे हैं, इसको खुद पता नहीं है कि वो जो है इनको किस चीज़ की दावत दे रहे हैं। मतलब ये खुश होगा कि अगर वो हम पर मजीद अटैक करें, मजीद हमें शोधा दें। यार हम कह रहे हैं कि ये हमारे लिए दहशतगर्दी को ख़त्म करेंगे। हम सोच रहे थे कि ये जो है दहशतगर्दों का मुकाबला करेंगे, तो दहशतगर्दों को दावत दे रहे हैं कि पीटीआई पर हमला करो। मैं उस अहम खबर की तरफ भी आऊँगा कि जहाँ सुहेल अफरीदी को नाअहल करने की तैयारियाँ हैं, लेकिन उससे पहले हम थोड़ा ये डिस्कस कर लें सिनेरियो कि इस जलसे का क्या इम्पैक्ट पड़ना है। मैं अक्सर अपनी लाइव में भी, अपने वीलॉग में भी ये चीज़ आपके सामने रखता हूँ कि पिछले 3 सालों से इस फस्तायत के दौर में इस रजीम ने हमेशा ये कोशिश की है कि किसी तरह ये मनाजिर जो हैं ये टेलीविज़न के ऊपर ना आएँ, लोगों के बीच में ना आएँ कि इमरान खान के लिए सड़क पर लोग निकल रहे हैं। और ये एग्जैक्टली 90 डिग्री अपोजिट और उनकी तवक्कुआत और उम्मीदों से बढ़ कर के ये अवाम थी कि जिसने एक वाज़ेह पैगाम दे दिया यहाँ पर कि जनाब अवाम जो है वो आपसे कंट्रोल नहीं हुई। ये जो बड़े ताकतवर सो कॉल्ड अशराफिया, ये मुक़तदरा जो इस मुल्क की बैठी हुई है, इनके आसपास के जो अर्दली होते हैं ना, इन्हें ग्राउंड की असल हकीकत नहीं बता रहे। तो ख़ुद तो ये इतना तजर्बा होता नहीं है, ऑब्वियसली ये बाबे हैं, बूमर्स हैं। तो ये जो इनके आसपास के अर्दली होते हैं ना, वो इनको हमेशा से रॉन्ग गाइड करते हैं कि सर दिवालिया होता मुल्क आपने निकाल लिया, आपने इमरान खान का नाम ख़त्म कर दिया, बदनाम हो गया, इद्दत में केस हो गए, लोग नाम नहीं लेते उसका। तो ये इस तरह की नसीहतें, मशवरे ये उनसे सुनते थे। और फिर उसके बाद इन्हें भी कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि नहीं, अब आवाम उस तरह से नहीं निकलेगी। 2 साल बीच में गुजर गए, लोग भूल भुला जाते हैं। अच्छा, एक अहम मीटिंग की आपके साथ एक और ख़बर शेयर करूँ। ये सोर्सेस ने मुझे बताया कि जब ये कराची आने की बात हुई थी तो उस पर ये बड़ी अहम मीटिंग हुई थी कि हाँ भाई आने देना है, नहीं आने देना। वहाँ पे एक पीपल्स पार्टी के वज़ीर हैं जिनके हवाले से जिक्र आता है, इसकी कन्फर्मेशन तो नहीं है लेकिन अफवाहों के ज़रिए ये पता चलता है कि ये जो कादर पटेल साहब हैं, इनका ये बयान था कि ये पान थूकने वाली कौम है, इनको क्या पता नज़रिया शज़रिया, वो उधर KP वगैरह में होता होगा, आने दें आप इनको, आने दें, कुछ भी नहीं है, घूम फिर के चले जाएंगे, उल्टा हमारा ही फ़ायदा होगा, हम बताएंगे लोगों को कि ये देखें इनके साथ तो 10 लोग नहीं निकले। लेकिन वो जो कराची की आवाम की तौहीन की उस शख्स ने पान थूकने वाले कह करके, उन्होंने फिर बता दिया कि भाई पिचकारियाँ तुम्हारे मुँह पर मारेंगे। तो मुझे लगता है कि अब ये जो कादर पटेल साहब हैं, इनके साथ जो बड़े साहब हैं, ठीक है, जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ है, वो कोई चंडों चपेड़ों वाला मामला करेंगे कि जी तुमने करवाया क्या है हमारे से। मतलब इतनी बड़ी तादाद में आवाम निकल करके आ गई। इसका इम्पैक्ट ये होना है कि अब चीज़ें बिल्कुल वाज़े हो चुकी हैं। जो अबहाम कहीं पर पाया भी जाता था किसी गलतफहमी के नतीजे में, वो अब बिल्कुल साफ़ हो चुका है मंजर के नहीं भाई, हम ये सब कुछ करके इमरान खान की तस्वीर, उसके नाम तक को हम TV चैनल्स पर बैन करने के बाद, उसके ऊपर इतने गंदे घटिया केसेस करने के बाद, उसकी करैक्टर असैसिनेशन, उसकी वाइफ की करैक्टर असैसिनेशन करने के बावजूद अवाम के दिलों से उस शख्स को हम नहीं निकाल सके। तो अब इन अर्दलियों के साथ हम इस मुल्क को कैसे आगे चलाएँगे, ये बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट इस चीज़ के ऊपर पड़ेगा कि अगर कहीं बातचीत से मामला हल होने की तरफ जाएगा भी। तो दूसरी चीज़ ये है कि अगर जो लोग इस वक्त ताकत में बैठे हुए हैं, जिनको ये गुमान है भी, इस पूरे तिकोन के अंदर, याद रखिएगा ये शरीफों, जरदारियों और इस्टेब्लिशमेंट की जो तिकोन है, इसमें बहुत से लोग खौफजदा भी हैं जो अपने लिए स्पेस चाहते हैं कि अब आने वाला मंजरनामा बिल्कुल साफ़ है कि हालात किस तरफ जाएंगे। इमरान खान को हम बावजूद कोशिश के रोक नहीं सके, तो हमारे साथ कोई ऐसा मामला हो जाए कि हम इसमें सेटल हो जाएं, हमारे ऊपर हाथ ना आए, तो उनकी कोशिश ज़रूर ये होगी, इस मनाजर को देख करके खौफ भी उनके ऊपर तारी होगा और बदतरीन खौफ तारी होगा कि अभी तो सिर्फ खान का एक कारकुन आया है, एक जलसे के लिए आया, तो इस तरह से आवाम निकल रही है। और आवाम को अगर ये किसी ने आसरा दे दिया कि भाई ये तो गिरफ़्तार हो रहे हैं, पकड़े जा रहे हैं, लटकाए जा रहे हैं, तब कितनी आवाम बाहर आएगी। तो ये खौफ अपनी जगह वहाँ पर मौजूद है। बहरहाल इसके बाद के हालात तकरीबन मैं नहीं समझता कि सेम होंगे। दूसरी तरफ से ये कोशिश की जाएगी कि बातचीत वाला मामला भी किया जाए, लेकिन इस दौरान कुछ शैतान दिमाग जो ताकत के ऊपर, जिनको गुरूर है और उन्हें लगता है कि ज़मीन पर तो हम ही खुदा हैं, खुदा से कोई मिलके तो नऊज़ुबिल्लाह माफ़ करे आया नहीं है, लिहाजा जिनके पास ताकत है, जिनके पास सब कुछ है, जो अपनी मर्ज़ी से सब कर सकते हैं, वही ज़मीनी खुदा हैं। तो उनका कुछ इरादा इस तरह भी नज़र आ रहा है कि सुहेल अफरीदी को हटा दिया जाए, नाअहल कर दिया जाए, कुछ भी ऐसा कर लिया जाए जिससे ये स्ट्रीट मूवमेंट जो है इसे रोका जाए। इस तनाजुर में आप ज़रा ये खबर देखें कि 9 मई रेडियो पाकिस्तान केस होम डिपार्टमेंट पंजाब के ज़ेरे इंतज़ाम पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी हुकूमत पंजाब की रिपोर्ट अदालत में पेश कर दी गई। वज़ीर आला सुहेल अफरीदी, सूबाई वज़रा कामरान बंगश, तैमूर सलीम झगड़ा और PTI पेशावर के सदर अरफान सलीम समेत दीगर वीडियोज़ में मौजूद थे। इसकी तस्दीक होगी। अब पंजाब की जो फॉरेंसिक लैब है उसने तस्दीक की है
جو ویڈیوز ان کو دی گئیں پولیس کی طرف سے کہ جناب ان ویڈیوز میں 9 مئی کو یہ جو جلاؤ گراؤ ریڈیو پاکستان کے اوپر حملہ تھا، اس میں یہ جو ویڈیو کے اندر نظر آ رہا ہے شخص، یہ سہیل آفریدی ہے۔ اب آپ ذرا یہ تصویر یہاں پہ نظر آ رہی ہوگی آپ کو اسکرین کے اوپر، یہ تصویر جو پنجاب کی فرانزک لیب کو دی گئی پولیس کی طرف سے، آپ اندازہ لگائیں یہ تصویر 9 مئی کی ہے ہی نہیں، یہ تصویر ہے 16 مارچ 2023 کی، جب سہیل آفریدی زمان پارک میں تھے اور وہاں پہ شیلنگ ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے اکاؤنٹ کے اوپر یہ ویڈیو اپلوڈ کی تھی، اور یہ ویڈیو پنجاب کی فرانزک لیب کو دی گئی پولیس کی طرف سے کہ تصدیق کریں اس میں یہ شخص ہے کہ نہیں۔ اب انہوں نے تصدیق کر کے بتایا کہ یہی شخص ہے، لیکن یہ ویڈیو تو 9 مئی کی ہے ہی نہیں، یہ تو 16 مارچ 2023 کی ویڈیو ہے۔ اب جج صاحب نے فرانزک کے لیے بھیجا کہ آپ جا کر کے فرانزک کروائیں، اور فرانزک کے بعد جو انہوں نے یہ دیا کہ جناب یہ سہیل آفریدی ہے، لیکن وہ ویڈیو تو 9 مئی کی ہے ہی نہیں۔ مطلب اس طرح کے جھوٹ یہ قوم کو ایسے اس پاکستان کو یہ چلائیں گے، ایسے لوگوں کو یہ نااہل کریں گے، یا 9 مئی میں ملوث کریں گے، یا ان کے اوپر پرچے کٹوائیں گے، یا ان کو سزائیں دیں گے۔ 16 مارچ 2023 کی ویڈیو آج بھی اس کے پیج کے اوپر پڑی ہوئی ہے، یہ زمان پارک کی ویڈیو ہے۔ اس ویڈیو کو دکھا کر کے جج کو یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ آدمی جلاؤ گھیراؤ کر رہا ہے، 9 مئی میں ریڈیو پاکستان کو اس نے پھونک دیا۔ یہ ایسے کیس لڑا جا رہا ہے عدالتوں کے اندر اس وقت۔ پاکستانیوں آپ ذرا اس چیز کو دیکھیں، انصاف کے نظام کو دیکھیں، اس ریاست کی بدماشی، اس ریاست کے جھوٹ، اس ریاست کی منافقت کو آپ دیکھیں کہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ بھائی یہ ویڈیو پڑی، تصویر لگا کر کے وہ پنجاب کی لیب بتا رہی کہ اس ویڈیو کے اندر یہی آدمی، ابھی ویڈیو 9 مئی کی ہے ہی نہیں۔ اب میرا یہاں سے ویلاگ جو ہے آپ کٹ کر کے بھیج دو پنجاب فرانزک کو اور کہو تصدیق کریں جناب یہ علیزئی صاحب ہیں کہ نہیں۔ انہوں نے کہنا بالکل ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ کیا میں پاکستان میں بیٹھا ہوا ہوں، یہ 9 مئی کی ویڈیو ہے، یہ بالکل اس طرح سے ہے، اور اس طرح سے یہ ابھی سہیل آفریدی کے اوپر بھی پریشر ڈالنے کی کوشش کی جائے گی۔ دوسری طرف باتیں چل رہی ہیں کہ ہم نے گورنر راج وہاں پہ لگانا ہے۔ سہیل آفریدی نے پریس کانفرنس میں آج کیا ڈی جی صاحب کو بالکل واضح جواب دیا، اور 2 ٹوک انہوں نے بتایا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ان کو گراؤنڈ حقیقت تو نظر آ گئی کہ پاکستان تو بالکل ایک طرف کھڑا ہے، اور اس طرح سے پاکستانیوں کے اب یہ جو غصہ بھی اس پیک پر پہنچ چکا ہے۔ یہ کل کے جلسے میں ایک ہی نعرے لگ رہے تھے، لوگ کہہ رہے تھے ڈی چوک چلو، وہاں پہ آواز ہی ایک آ رہی تھی۔ پشاور کے اندر جو جلسہ ہوا اس کی فوٹیجز میں نے آپ کو دکھائی تھی کہ عوام دوسری بات نہیں کرتی، عوام یہ کہتی ہے کہ ہمیں ڈی چوک لے کر کے جاؤ۔ اندازہ کریں اس قتل گاہ میں جانے کی لوگ بات کر رہے ہیں جہاں پہ 100 لوگوں کو تحریک انصاف کے مطابق انہوں نے گولیاں مار دیں، ان کی ویڈیوز سوشل میڈیا کے اوپر پڑی ہوئی ہیں، ان کی قبروں کے اوپر تحریک انصاف کے جھنڈے لگے ہوئے ہیں آج بھی۔ ان تمام لوگوں کے میں ہمیشہ کہتا ہوں، میرے اپنے ویلاگز میں یوٹیوب پہ لائیو وہ لوگ آئے جن کے جسموں کے اندر ابھی بھی گولی موجود ہے، جن کو لائیو ویڈیوز کے اندر گولیاں سنائپرز کے ذریعے مروائی گئیں۔ آپ نے دیکھا وہ کنٹینر سے اٹھا کر کے نیچے پھینکنے کی وہ تمام ویڈیوز۔ اس قتل گاہ میں جانے کی بات کر رہے ہیں لوگ، جلسے میں کھڑے ہو کر کے ہزاروں کی تعداد میں نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہمیں ڈی چوک لے کر کے جائیں، اور جب بات ڈی چوک کی ہوتی ہے تو اس پر اس مسلط رجیم کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ وہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتے، وہ بالکل پورے شہر کو قلعہ بند دیواروں کی طرح کنٹینر سے مٹیاں بھر کے اس کے اندر 6 کنٹینر لگا کر کے اس کو بند کر دیتے ہیں۔ لیکن تاریخ نے 2 مرتبہ دیکھا، جب تحریک انصاف 2 بار ڈی چوک میں آئی تو اٹک کے پل سے لے کر کے ڈی چوک تک ہزاروں کنٹینر انہوں نے الٹے اور عوام اپنی منزل تک پہنچی۔ دیٹس another ڈیبیٹ کہ ان 2 پروٹیسٹ سے کیوں نہیں تحریک انصاف کچھ حاصل کر سکی، اور علی امین صاحب کیسے کے پی ہاؤس گئے اور وہ پہاڑوں والی ساری سٹوری، دیٹس another ڈیبیٹ۔ لیکن تحریک انصاف کی عوام کو اگر کہا جائے کہ ہم نے ڈی چوک جانا ہے تو وہ کسی بھی صورت جاتی ہے، اور انہوں نے پروف کیا ہے کہ انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ، کوئی شیل، کوئی گولیاں جو ہیں انہیں وہاں پہ جانے سے نہیں روک سکتی۔ دوسری طرف جب پورے پاکستان کے اندر یہ سچائی، یہ حقیقت نظر آ رہی تھی سکرینوں پہ، تب مریم نواز اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ لوگوں کو یہ والی ٹوپی کروا رہی تھی۔ انہوں نے یہ ویڈیو شیئر کی اور بتایا کہ لیا پاکستان کا پیسہ۔ میں نے آنیسٹلی دیکھا تو میں نے کہا یار واقعی یار یہ تو اپنی جگہ کی بات ہے، مخالفت صحیح، یہ چور صحیح، ڈاکو صحیح، لیکن انہوں نے ایک شہر کو اتنا خوبصورت تو کم سے کم بنا دیا۔ انفارچونیٹلی کہ یہ اس دور میں بھی 2026 میں عوام کو پٹواری سمجھتے ہیں اپنے جیسا۔ یہ اے آئی کی ویڈیوز ہیں، جھوٹی ہیں، فیک ہیں۔ پاکستان کا لیا ایسا ہوتا ہے، لیا پاکستان کا لیا شہر ایسا دکھتا ہے۔ ان کا تمام سوشل میڈیا سمیت ان کی کنیزوں کے اپنے پٹواری گروپ کو ایسے بے وقوف بنا کے رکھا ہوا ہے کہ اس طرح سے ہمارا آپ دفاع کریں۔ اے آئی سے بنائی ہوئی یہ ویڈیوز شیئر کر کے یہ خاتون لوگوں کو بتا رہی ہے کہ لیا جو ہے وہ اس طرح کا دکھتا ہے۔ ایک طرف یہ واضح سفید لفظوں میں کالی دیوار پہ لکھا ہوا سچ آپ کو دکھ رہا ہے کہ پورا پاکستان قیدی نمبر 804 کے ساتھ کھڑا ہے، اور دوسری طرف یہ والے جھوٹ، کالے جھوٹ یہ لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ ہم پاکستان کو اس طرح کا بنانا چاہتے ہیں۔ نون لیگ کی بالکل نیندیں حرام تھیں، سوشل میڈیا خاموش تھا،
जो डिजिटल मीडिया है उसके ऊपर तमाम अपडेट्स लोग देख रहे थे। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टीवियाँ लोगों ने बंद कर दी थी। बिल्कुल सोग का समा था दूसरी तरफ, और तहरीक इंसाफ कल जश्न मना रही थी सोशल मीडिया के ऊपर कि इतनी बड़ी तादाद में, वाकई 2 साल के बाद, 2.5 साल के बाद, जब से इमरान खान साहब जेल में गए हैं, उसके बाद तहरीक इंसाफ के कारकुनान को इस तरह से सड़कों पे कभी भी नहीं देखा गया। ये बहुत मैसिव था, बहुत बड़ा था। आने वाले वक्त में इसका इम्पैक्ट ज़रूर पड़ेगा और बड़ी तेज़ी से हालात और टेबल के ऊपर होने वाली कॉन्फ्रेंसेस में राय बदल रही हैं, मशवरे दिए जा रहे हैं, पाँव उखड़ रहे हैं। इस अवाम को देखने के बाद खौफ इस वक्त तारी है। कुछ के नज़दीक तो पीछे हट जाना चाहिए, इसमें सबकी आफियत है। और ये 3 तकोन के अंदर मौजूद तीनों जो फरीक हैं वो अपने लिए इस वक्त रिलीफ ढूंढ रहे हैं, क्योंकि ये सब कुछ करने के बावजूद अवाम के दिलों से इमरान खान को नहीं निकाल सके। और अब अवाम का गुस्सा उस पीक पर पहुंच चुका है कि जहां पर तहरीक इंसाफ का झंडा नज़र आता है, लोग वहीं पर जलसा शुरू कर देते हैं। याद रखिएगा, किसी भी बड़े एहतजाज और इनकलाब की इब्तिदा यूं ही होती है कि सड़कों पे अवाम के मनाजिर मुल्क देखता है, फिर लोग उसके अंदर जुड़ना शुरू करते हैं, फिर महीना, 1.5 महीना, 2 महीना वो एहतजाज, वो प्रोटेस्ट उस पीक पर चले जाते हैं कि फिर सरकार को और काब्ज़ों को हेलीकॉप्टर लेकर के भागना पड़ता है, या फिर वो अवाम के हत्थे चढ़ जाते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अपना ख्याल रखिएगा, अगले वीलॉग में आपसे मज़ीद बात करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।